एक बार मैं अपने घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि बहुत सारे जानवर हैं। कुछ बड़े जानवर हैं, कुछ छोटे जानवर हैं। कुछ जानवर होते हैं जो उड़ते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो रेंगते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ आसमान में रहते हैं। मतलब देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। लेकिन तुम्हें पता है कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो तुम्हें तुम्हारी खुली आंखों से नहीं दिखते हैं। यस, देयर आर ऑर्गेनिज्म जिनको तुम खुली आंखों से नहीं देख सकते। उन ऑर्गेनिजम्स को अगर तुम्हें देखना होगा, बेसिकली वो जो ऑर्गेनिज्म होता है जिनको तुम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, उनको कहते हैं माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब तुम बिल्कुल सोच रहे होगे कि इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स क्यों कहते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि अगर तुम्हें ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखना है तो ये तुम्हें खाली दिखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। जी हाँ, जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर जूम करके देखने की कोशिश करते हो तभी आपको दिखते हैं। दैट्स द रीजन कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स बुलाते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ज्यादातर पेट दर्द करा देते हैं या फिर बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके सेहत के लिए ठीक नहीं होते हैं। यूजुअली माइक्रोब्स आर हार्मफुल, ऐसा माना जाता है और ये सही भी है। लेकिन ये अधूरा सच है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं फॉर ह्यूमन बॉडी। यस, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा तरीके से हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं और ह्यूमन के लाइफ पे, ह्यूमंस पे उनका बहुत ज्यादा योगदान है। फॉर एग्जांपल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, कुछ बैक्टीरिया का यूज किया जाता है आपके मेडिसिन को बनाने के लिए। इतना ही नहीं, जो कुछ आप फूड खाते हो, यस, जो फूड आप खाते हो उस फूड में भी, उस फूड के सप्लाई में भी कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स होता है। तो आप सोच रहे होगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स ये क्या चल रहा है। कोई बात नहीं, इस चैप्टर में, क्लास 9 के साइंस के इस नए चैप्टर में आज हम बात करने वाले हैं यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में। तो हम बात करेंगे यूजफुल माइक्रोब्स क्या होता है, हम बात करेंगे हार्मफुल माइक्रोब्स क्या होता है। दिस इज लेक्चर नंबर 1। इसका एक और लेक्चर आएगा जो कि लेक्चर नंबर 2 होगा। खैर, इस लेक्चर में हम वो हर चीज की बात करेंगे जो भी पेज नंबर 88 टू 90 पे आने वाला है। By the way, my name is Shivam Jha, an educator by choice, a certified memory coach and a creative learner. और हाँ, तुम्हारे भाई ने इस चैनल पे और भी बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ मैटर, एसिड बेस सॉल्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और आज करने जा रहा है यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। तो ये सारे चैप्टर्स को अगर आपको देखना है तो बेसिकली उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख लेना। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए कुछ नया भी किया है एंड दैट इज अ टेलीग्राम चैनल। ये टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा होगा, क्लास 9 शिवम, खाली मेरे सुपर लर्नर्स के लिए है जो कि क्लास 9th में है। तो अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो तो इसको ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लाइव लेक्चर्स के बारे में यहाँ पे पता चलता है। इसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, मेरे पास दूध था, ठीक है। दूध क्या बोलते हैं, दूध विकसित हुआ और अचानक से दही बन गया। योगर्ट मतलब बेसिकली दही होता है। तो दूध का दही कैसे हो जाता है? ड्यू टू लैक्टोबैसिली। तो ये लैक्टोबैसिली क्या है? अरे ये एक प्रकार का माइक्रोब है, ये एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटा है। कैसा दिखता है भैया लैक्टोबैसिली? तो सुनो, लैक्टो का मतलब होता है लैक्टोज शुगर, बैसिली का मतलब होता है रॉड से बैक्टीरिया। हाँ, ऐसा बिल्कुल रॉड के जैसा दिखता है। तो लैक्टोबैसिली नाम क्यों पड़ा ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। लैक्टोज शुगर और रॉड से बैक्टीरिया, बहुत सारी चीजें के बारे में बात करेंगे। अब मान लो कि मुझे दूध से दही बनाना था, तो मेरी मम्मी क्या करती है, मैंने मम्मी को बोला मम्मी कल मुझे ना दही खाना है। तो मेरी मम्मी ने कहा अच्छा बेटा तुझे दही खाना है, 2 दिन पुराना दही पड़ा हुआ है। उस दही को उठाया मेरी मम्मी ने, फ्रिज में से निकाला, 1 चम्मच दही लिया, दूध को गर्म किया और उसमें डाल दिया ठंडा करके बेसिकली। तो देखो, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द स्टार्टर कल्चर इज कॉल्ड स्टार्टर कल्चर, इट एडेड टू मिल्क। मतलब बेसिकली क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, लाइन मेरे गलत पड़ा, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड कॉल्ड अ स्टार्टर कल्चर इज एडेड टू द मिल्क। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या मालूम है कि जो दूध होता है तुम्हारा, बेसिकली गर्म किया जाता है दूध को, फिर ठंडा करके उसके अंदर एक थोड़ा सा दही को डाल दिया जाता है। इसको बोलते हैं स्टार्टर कल्चर, जोरन कहते हैं हमारे भाषा में। अब इसके अंदर क्या होता है मालूम है? लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया होता है। जी हाँ, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिली। खैर, तो मुझे समझाया मैंने ये तुम्हें समझाया है। अब देखो, नॉर्मली जो दूध होता है, यस, कढ़ाई मतलब कटोरा भर के दूध हमारे पास, उसके अंदर लैक्टोज शुगर होता है। नॉर्मल दूध के अंदर लैक्टोज शुगर, देखो एल 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 दिखाया है। लेकिन जब मैं उसमें ये बैक्टीरिया डालता हूं और उसका विकसित हो जाता है, वो विकसित होकर के दही बन जाता है, क्या चल रहा है, ठीक है। जब वो दही बन जाता है तो इसके अंदर क्या हो जाता है, लैक्टोज जो इसके अंदर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। अच्छा, ये कन्वर्जन क्यों होता है? ड्यू टू लैक्टोबैसिलस। तुम्हें समझ में आ रहा है? तो बेसिकली इसने दूध का दही बना दिया। इस अकेले एक बैक्टीरिया की शक्तियां देखो, दूध का दही बना दिया। तुम्हारे दिमाग का भी दही होता है कभी कभी, लगता है लैक्टोबैसिलस ही है। अच्छा खैर, कोई बात नहीं। एवरी सब्सटेंस हैज अ स्पेसिफिक नेचर।
हर एक सब्सटेंस का एक अपना नेचर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अंगूर, अंगूर खट्टे हैं। जब लोमड़ी अंगूर तक नहीं पहुंच पाई तो लोमड़ी ने क्या कहा, भाई साहब अंगूर खट्टे हैं। नींबू खट्टा है, संतरा खट्टा है। ये खट्टा क्यों है? ड्यू टू एसिडिक इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन इट। इसके अंदर कुछ एसिडिक इंग्रेडिएंट है जिसके कारण ये खट्टा है। भैया तरबूज थोड़ा कड़वा है, पपैया थोड़ा कड़वा है, बिटर ग्राउंड करेला, भैया करेला तो कड़वा ही है, बिटर ग्राउंड ही नाम है उसका, ये थोड़ा अल्कलाइन है, इन द सेंस थोड़े बेसिक है। ऐसे कुछ और भी चीजें होते हैं जैसे कि नारियल, नारियल, गाजर न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होते हैं ना तो बेसिक होते हैं, ना तो कड़वा होता है ना तो बिटर होता है। हाँ, कड़वा और बिटर तो एक ही है, ना तो खट्टा होता है ना तो कड़वा होता है, राइट। काफी नेचुरल से होते हैं और ये सब नेचर में मिलते हैं। ये सब जो टेस्ट है ये क्यों आता है? दिस इज ड्यू टू नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज मेजर्ड बाय द पीएच स्केल। तो कोई चीज खट्टा है, कोई चीज अल्कलाइन है, कोई चीज न्यूट्रल है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द उसके अंदर का जो एसिड बेस या फिर न्यूट्रल वाला जो कॉम्पोजिशन, जो इंग्रेडिएंट है, वो इसको मेजर करने के लिए हम एक स्केल का यूज करते हैं, पीएच स्केल। इस चीज के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था इन द चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बेसिकली जब लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन होता है ड्यू टू लैक्टोबैसिलस, तो होता क्या है वो समझते हैं। पीएच ऑफ द मिल्क डिक्रीजेस। नॉर्मल जो दूध है उसका पीएच काफी हाई होता है, मतलब वो एसिडिक नहीं होता है। लेकिन जैसे हम उसमें ये लैक्टोबैसिलस डालते हैं तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो एसिड बन जाता है। नॉर्मली जो एसिड होता है उसका पीएच कम होता है। एसिड बेस सॉल्ट के बाद देखना, नॉर्मली जो एसिड्स होते हैं उनके पीएच कम होता है, और ये जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका पीएच का वैल्यू घट जाता है। जी हाँ, दूध का पीएच का वैल्यू घटते चला जाता है और वो दही बन जाता है। भैया एक्चुअली क्या होता है ये समझाइए। तो एक्चुअली तो यही होता है, लेकिन थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो, बिकॉज ऑफ द लो पीएच ऑफ द मिल्क, प्रोटीन कम टुगेदर। अब जो तुम्हारा दूध है, मान लो यहाँ पे दूध में प्रोटीन है, ये सारा प्रोटीन क्या होता है, पास पास आ जाता है ड्यू टू द लो पीएच ऑफ मिल्क। जैसे जैसे तुम उसमें दही तुम ऐड करते हो उसका पीएच घटते जाएगा और वो एसिडिक होते जाएगा और प्रोटीन पास में आ जाएगा। ये जो प्रोटीन पास में आता है इसी को हम कहते हैं कोagulation ऑफ मिल्क प्रोटीन। मतलब दूध के अंदर जितने भी प्रोटीन है वो सब इकट्ठा हो गए और वो जम गया, इसी से बनता है दही। शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन का इकट्ठा हो जाना ड्यू टू पीएच का वैल्यू घट जाना। पीएच का वैल्यू जब घट जाता है तो प्रोटीन जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाता है, इसी को बोलते हैं कोagulation ऑफ प्रोटीन, और इसी तरीके से दही जमता है। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कभी कभी, ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, कोagulation ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब जो स्पेसिफिक सोर टेस्ट ऑफ योगर्ट है दैट इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड। तुम्हें पता है एसिड कैसे होता है, सोर टू टेस्ट होता है, और दही के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। दैट इज द रीजन कि ये जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, थोड़ा सा सोर होता है, थोड़ा खट्टा होता है दही। और ये योगदान करने वाले लैक्टिक एसिड के कौन है, लैक्टोबैसिलस। तुमने पनीर खाया, पनीर तो बेसिकली जब दूध फट जाता है तुम्हारा तो पानी वाला एक पार्ट होता है और एक पनीर वाला पार्ट होता है। तो जो पनीर वाला पार्ट होता है उसको वे कहते हैं, वे प्रोटीन कहते हैं। जो पानी वाला जो पार्ट होता है ना, देखो जो पानी वाला जो पार्ट होता है वो वे होता है, और जो दूसरा जो तुम निकाल लेते हो ना वो भी एक प्रकार का प्रोटीन है। तो बेसिकली वो भी एक अलग करने का प्रोसेस है। अगर टेक्स्ट बुक में लिखा होगा तो पढ़ लेना। अब मेरी बात सुनो, लैक्टोबैसिली, ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास दूध है, इसके अंदर लैक्टिक एसिड हो गया है तो अब ये दही बन चुका है। अब देखो, द लो पीएच डिस्ट्रॉयज द हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द मिल्क। अब जैसे जैसे पीएच लो होते जाएगा तो ये एसिडिक होते जाएगा। अब जब एसिडिक होते जाएगा तो इसके अंदर जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दही दूध के अंदर, वो सुसाइड, खत्म। अच्छा, उसके बाद देखो, कभी कभी कैसा होता है, ध्यान से सुनना, कभी कभी कैसा होता है कि गर्मी में जो तुम्हारा दही है वो कड़वा लगने लगता है, या फिर जो तुम्हारा दाल है या फिर जो तुम्हारी सब्जी है वो ऐसे चिपक चिपकने लगती है और वो बासी हो जाता है, खाना बासी हो जाता है, खराब हो जाता है लंबे समय तक छोड़ दो तो। इसके पीछे का कारण क्या, देखो, एक्सेस फर्मेंटेशन एंड एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो बेसिकली जब गर्मी का मौसम होता है तो ज्यादा फर्मेंटेशन हो जाता है, जिसके कारण ज्यादा लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण जो तुम्हारा फूड है वो क्या हो जाता है, बेसिकली फ्रॉथ हो जाता है और वो बिटर टेस्ट करने लगता है। चाहे कोई भी खाना हो, चाहे वो योगर्ट ही क्यों ना हो, खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, सड़, मतलब बेसिकली बासी हो जाता है। चलो, इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो लैक्टोबैसिलस इस तरीके का दिखता है और इसको हम ऐड करते हैं बहुत सारे ईटेबल्स में। व्हाट इज मेंट बाय ईटेबल्स? जिसको हम खाते हैं, जैसे कि आइसक्रीम, जिसको हम खाते हैं, हम इसको आइसक्रीम में ऐड करते हैं। जैसे कि ऑफ कोर्स दही में तो हम ऐड करते हैं, योगर्ट में, जैसे कि चॉकलेट। यस भैया, चॉकलेट में भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है, चॉकलेट में भी होता है। तो चलो देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इन सारी चीज जिसमें भी हम ये ऐड करते हैं उसको प्रोबायोटिक बुलाते हैं। तुम समझोगे अभी। ये प्रोबायोटिक ईटेबल जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं। भैया मजा आता है, चॉकलेट खाना हेल्दी होता है, और खाएंगे, खाओ खाओ खाओ, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, तुम्हारा तो उम्र है अभी खाने का, तो ये कैसा होता है, हेल्दी होता है। तुम्हारा जो शरीर है उसमें जो तुम्हारा पेट है, पेट, ठीक है, पेट,
हाँ, सजन घर में चली, हाँ वो पेट पेट पेट, ठीक है। तो ये जो पेट होता है इसको एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, और इसमें कई सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज होता है। हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम, ये एक हार्मफुल बैक्टीरिया है। ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है ये तुम्हारा पेट दर्द करा लेता है और तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम करा सकता है। लेकिन जब तुम प्रोबायोटिक वाला फूड कंज्यूम करते हो, प्रोबायोटिक वाला फूड वो है जिसको अंदर लैक्टोबैसिलस होता है। तो इसके अंदर जो लैक्टोबैसिली है वो क्या करता है, इन छोटे छोटे हार्मफुल क्लोस्ट्रीडियम को खात्मा खात्मा कर देता है, उनका खात्मा कर देता है। तो जब ये उसका खात्मा कर देता है तो तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तुम्हारी बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। आसान है यहां तक। ऐसे ही मैंने सारे चैप्टर्स भी पढ़ा है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, आज मुझे याद आ गया अपने दोस्तों से शेयर करना। चलिए लेट्स मूव फर्दर। ये जो लैक्टोबैसिली है ये क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत इसको नहीं है। क्या बोला मैंने, लैक्टोबैसिली को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि एक एनएरोबिक बैक्टीरिया है। एनएरोबिक है मतलब, मुझे बताओ अगर मुझे दूध से दही बनाना है तो क्या मुझे उसके लिए ऑक्सीजन का सप्लाई जरूरी है? क्या मैं ढक करके दही बना सकता हूं? जी बिल्कुल बना सकता हूं। दैट मीन्स कि इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, एयर की जरूरत नहीं होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनएरोबिक, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो लैक्टोबैसिली क्या है, एक एनएरोबिक बैक्टीरिया है या फिर एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आगे बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिली के बारे में गहराई से जानेंगे। वेरियस मिल्क प्रोडक्ट लाइक योगर्ट, घी, चीज। वेरियस मिल्क प्रोडक्ट लाइक दही, घी, चीज एक्सेट्रा कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। दूध का फर्मेंटेशन करोगे माइक्रोब्स के इस्तेमाल से तो तुम्हें ये सारी चीजें मिलेंगी। तुम्हारा काम है फर्मेंटेशन का डेफिनेशन नीचे कमेंट में लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूध, दही, घी, चीज, ये सारी चीजें मिलती है तुम्हें। अच्छा आगे बढ़ते हैं। लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन इज आल्सो यूजफुल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जब तुम्हें प्रोडक्शन करना होता है पिकल्स ऑफ वेजिटेबल। अचार, यस, तुम अचार बनाने के लिए भी तुम लैक्टोबैसिलस का यूज करते हो, वेजिटेबल्स का। लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कोका, वो वाला कोका नहीं, कोका कोला तू, वो वाला कोका नहीं, बस कोका, ठीक है। ये कोके, कोको है, ये कोको है ये, ठीक है। खैर मेरी इंग्लिश थोड़ा वीक है भाई, समझ लेगा तुम, ठीक है। लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन इज आल्सो यूजफुल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ, किस चीज का, साइडर। तुमने सुना होगा ना, एप्पल साइडर विनेगर पीजिए, अपने मोटापे को कम करिए। कैसे बनता है उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिकली साइडर अलग अलग फ्रूट का ये बनाने के काम आता है, ठीक है। अब तुम्हें ये भी पता है कि इसका यूज ये भी है कि एज एन प्रोबायोटिक भी यूज होता है, जो क्या करता है तुम्हारे एब्डोमिनल डिस्कंफर्ट से तुम्हें राहत देता है। अभी बताया था, क्लोस्ट्रीडियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसको लैक्टोबैसिलस प्रोबायोटिक से किल कर देता है और ये ठीक हो जाता है, ठीक है। चलो ग्रेट, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। लिवेंडेंट फॉडर मतलब क्या है, लिवेंडेंट फॉडर मतलब क्या होता है, तो गाय भैंस जो खाते हैं उनका एक प्रकार का फॉडर होता है, ये भी बनता है और इसमें फर्मेंटेशन करने के लिए हम लैक्टोबैसिली का यूज करते हैं, जो कि बहुत हेल्दी होता है गाय भैंस के लिए, तो अच्छा दूध देते हैं वो लोग। तो डोमेस्टिक कैटल्स को ये दिया जाता है। तो ये सारे कुछ इसके यूजेस थे। इसके अलावा भैया फल फ्रूट से, ठीक है, लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन इज आल्सो यूज्ड टू मेक वाइन। फल फ्रूट से अगर वाइन बनाना है तो उसके भी काम आता है। इतना ही नहीं, जो ब्रेड होता है तुम्हारा, पफी ब्रेड, डोसा, ये सब में भी काम आता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो लैक्टोबैसिली की यूजेस है, इनका फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। बेसिकली फर्मेंटेड फूड में लैक्टोबैसिली ज्यादातर होते हैं एंड ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई बात नहीं, यहां तक दुनियादारी इसकी खत्म हुई है लैक्टोबैसिली की। एक क्वेश्चन है जिसका तुम कमेंट करके आंसर बताओगे, लैक्टोबैसिली इज डैश माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूजफुल, हार्मफुल, समटाइम ए और समटाइम बी, नन ऑफ दिस, तुम्हें बताना है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, वेरियस मिल्क प्रोडक्ट लाइक डैश कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, क्या क्या, योगर्ट, घी, चीज, ऑल ऑफ दिस। कमेंट में आंसर देना है। एक और क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिली किल्स डैश माइक्रोब इन द एलिमेंट्री कैनल, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम, ईस्ट, नन ऑफ दिस, सब बताया गया, तुम्हें इसका भी आंसर तुम्हें बताना है कमेंट में। बिफोर मूविंग एनी फर्दर, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि तुम्हारा भाई अनअकैडमी पे भी पढ़ाता है एंड ही इज द टॉप एजुकेटर फॉर महाराष्ट्र बोर्ड, और सीबीएसई में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तुम्हारा भाई, ठीक है। बहुत सारा बच्चा लोग देखता है अपने को, बहुत सारा प्यार देता है, 1 मिलियन वॉच मिनट, समझ रहे हो, एक्चुअली ये 2 मिलियन प्लस हो चुका है, ठीक है। तो बहुत सारा बच्चा लोग बहुत सारा प्यार देता है, तो मेरा जो अनअकैडमी का प्रोफाइल है उसको फॉलो करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फॉलो करने से फायदा यह है कि जो भी मेरे फ्री क्लासेस होते हैं, जैसे कि ये एक फ्री क्लास है, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ प्लस पोल्स, ये तुम देख पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम्हें बस एक कोड यूज करना है, SJ Super 10। देखो बायोलॉजी बहुत जरूरी है, जैसे कि अभी हम सीख रहे हैं, उसी के लिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जिसमें तुम सेल के बारे में सीखोगे, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इतना नहीं बच्चों, बहुत सारे मेरे वो भी है, बहुत सारे प्लस के कोर्सेज भी आते रहते हैं, नए नए बैचेस आते रहते हैं, जिसमें से ये एक बैच कोर्स है, पावर पैक क्रैश कोर्स बैच हाफ ईयरली। तो SST श्वेता मैम पढ़ा रही है, साइंस तुम्हारा भाई पढ़ा रहा है पूरा का पूरा, मैथ्स पढ़ा रहा है विनय बजाज सर,
सभी टीचर्स के डेट टाइम सारे मेंशन्ड है। और बेसिकली जब तुम एक क्लास 9 का सब्सक्रिप्शन लेते हो आइदर फॉर महाराष्ट्र बोर्ड या सीबीएसई, तो तुम्हें यार 11 12 का 10th का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, मतलब आगे के सारे क्लासेस का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तुम्हें बस एक कोड यूज करना ना भूलना है, एसजे सुपर 10। और अगर तुम भविष्य में कभी ये वीडियो देख रहे हो, शायद ये कोर्स खत्म हो चुका होगा, तब भी तुम अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर सकते हो, मेरे जो लेक्चर्स रहेंगे उनको देख सकते हो, और इस चैनल पे तो और लेक्चर्स है ही। चलो, तो कोड यूज करना बिल्कुल ना भूले, एसजे सुपर 10। यहाँ पे कमाल का एक ऑफर है, और ये ऑफर ऐसा है कि 12 15 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हो तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है। 24 36 48 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है। 60 70 टू 84 मंथ पे 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है। कमाल है ना ये ऑफर? यस। तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स डाल दूंगा जहां से आप सब कुछ ले सकते हो। सिंपली आपको एक कोड यूज करना है, एसजे सुपर, टू एक्सेस ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, एसजे सुपर 10, एसजे सुपर 10 इज द कोड। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, तो उनको एक्सेस करना ना भूलना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ बात करने वाला हूं कुछ नई चीजों के बारे में। ठीक है, राइबोजियम बैक्टीरियम, ठीक है, अजीब अजीब सा नाम है। तो देखो यार, लेगमिनियस प्लांट मतलब क्या होता है, जैसे कि तुमने मटर का पेड़ देखा है, मटर का, चने का, ये फेनुग्रीक, ये सारे पेड़ को क्या बोलते हैं? लेगमिनियस प्लांट बोलते हैं। तो इनका जो बेसिकली जो जड़ होता है ना, जड़ इस तरीके का होता है, उसको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। यहाँ पे इस तरीके के कुछ नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। मैं इसको राइबोजियम बोलता हूं हमेशा, मैं आज सही बोल रहा हूं, राइजोबियम नाम है इसका। इसका नाम क्या है? राइजोबियम। देखो, अगर थोड़ा बोलने वाले में तकलीफ हो मेरा तो प्लीज समझ लेना है, थोड़ा प्रॉब्लम है मेरा। ठीक है, मैं बचपन में यार इतने अच्छे स्कूल में था, लेकिन वहां पे अच्छे से पढ़ाते नहीं थे, जैसे बहुत सारे स्कूल में होते हैं। चलो, तो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, लेगमिनियस प्लांट के। रूट नोड्यूल्स मतलब क्या? रूट के पास इस तरीके के नोड्यूल्स है। अब एक्चुअली ये क्या होता है? ये बैक्टीरिया का हब हाउस होता है, मतलब बेसिकली बहुत सारा बैक्टीरिया होता है उस नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट। अभी तुमको समझ में आएगा। देखो, दुनिया में ना बहुत सारा नाइट्रोजन है, ठीक है, दुनिया में बहुत सारा नाइट्रोजन है, लेकिन ये कुछ काम का नहीं है। 71% या 78% नाइट्रोजन है, लेकिन ये नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स है डायरेक्टली इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो अब बहुत दिक्कत है ना, फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स, नहीं लिया जा सकता, बहुत दिक्कत है। तो क्या किया जाए? तो इसके कारण जो नाइट्रोजन होता है, ये जो राइजोबियम जो आपका बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेता है। इसको लेने के बाद ये क्या करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इसको फिक्स करता है और इसको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट, नाइट्राइट्स या फिर अमोनिया के अंदर। देखो, इस चीज के बारे में हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा था पिछले चैप्टर में, सारे चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में। मुझे लग रहा है कि हमने पढ़ा था शायद इससे पहले वाला किसी चैप्टर में, इकोसिस्टम वाला, इकोलॉजी या कोई तुम्हें पढ़ा था, तो उसमें तुम जाके देख लेना, बहुत डिटेल में बताया गया था, इससे पिछले वाला जो चैप्टर है। ठीक है, तो ये नाइट्रेट, नाइट्राइट्स या फिर अमोनिया में कन्वर्ट करता है। अब बेसिकली क्या होता है, ये जो है देन कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रेट, नाइट्राइट्स या अमोनिया, ये जो है ये इस प्लांट में चला जाता है, ये रूट्स के थ्रू ये प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो अब नाइट्रोजन प्लांट में आ गया। अभी कोई एनिमल या फिर इंसान जब इस प्लांट को खाएगा, या फिर एनिमल इसको खाएगा, और एनिमल को जब इंसान खाएगा, तो नाइट्रोजन फूड साइकिल में आ जाता है बेसिकली। ठीक है, तो अब देखो, दिस नाइट्रेट्स आर टेकन बाय द प्लांट्स। अब देखो, जब ये प्लांट इस नाइट्रेट्स को लेता है, ठीक है, प्लांट्स कन्वर्ट देम इनटू प्रोटीन। इसको किस में कन्वर्ट करता है? प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखो, एक कमाल की बात यह है, दिस प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स आर शेयर्ड विद द राइजोबियम बैक्टीरिया। अब यहां पे जो प्रोटीन बना है, ठीक है, अभी ये राइजोबियम ने मदद किया इसको नाइट्रोजन पहुंचाने में, फिर प्रोटीन बनने में, लेकिन अब जो ये प्रोटीन बना है, ये वापस राइजोबियम तक भी आएगा। भैया, एक हाथ से ले, दूसरे हाथ से दे। हाँ बिल्कुल। तो देखो, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया एसिड जो होता है वो कहां जाता है? वो तुम्हारे प्लांट में जाता है ड्यू टू दिस बैक्टीरिया। अब यहां से ये जो चीज है वो वापस आता है। देखो, ये जो चीज है वापस प्रोटीन यहां पे आता है इसके पास। मतलब भैया, म्यूचुअल बेनिफिट। यस, म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिशियल, म्यूचुअली बेनिफिशियल। इस चीज को क्या बोलते हैं भैया? सिम्बायोसिस बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, तेरा भी भला मेरा भी भला, म्यूचुअल बेनिफिट। क्लियर? अब देखो, नॉर्मली क्या होता है, ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं लेग्मिनियस प्लांट, जब वो मतलब हो जाता है उनका काम, फल वल निकाल लिया जाता है, तो क्या करते हैं फार्मर्स? प्लो करते हैं। तो इसके अंदर जो भी चीज होता है ना, उसको ऐसे बिछा के छोड़ देते हैं और उसके ऊपर हल चला दिया जाता है, या फिर एक ट्रैक्टर चला दिया जाता है, या फिर इसको ग्राइंड करके पाउडर बना के लिया जाता है और उसको फिर वहां पे डाला जाता है। इससे क्या होता है? मिक्स द क्रस्ट, स्टम्प्स एंड रूट्स विद द सॉइल। तो ये जो राइजोबियम है ना, इसका मतलब ये पॉपुलेशन मेंटेन होता है, मतलब ये बैक्टीरिया का पॉपुलेशन मेंटेन होता है, तो आगे भी चीजें मददगार साबित होती है। इसके अलावा देखो, आजकल क्या है ना कि राइजोबियम इनकोगुलेशन,
इन कोगुलेशन, इसका मतलब क्या है कि आजकल जो भी सीड्स होते हैं नॉर्मली, वो सीड्स कोटेड होते हैं। किससे कोटेड होते हैं? एक तो वो राइजोबियल पाउडर से कोटेड होते हैं सीड्स, या फिर वो राइजोबियल सॉल्यूशन से कोटेड होते हैं। मतलब भैया जो सीड है उस पर पहले से ही कोट कर दिया है। हाँ बिल्कुल कोट कर दिया है। तो बाद में जब इसको हम लगाते हैं ना, तो इसके अंदर ऑलरेडी वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो जो ग्रो करने में ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, और इसके अलावा जो क्रॉप होते हैं वो इंक्रीज हो जाता है, उसका यील्ड इंक्रीज हो जाता है। यील्ड मतलब उपज बढ़ जाता है, इंक्रीजेस द क्रॉप पॉपुलेशन। तो भैया जो सीड होगा उस पर पहले ही लगा देंगे। हाँ बिल्कुल पहले ही लगा देंगे। समझ गए तुम? तो देखो, डिक्रीजेस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। इससे क्या होता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर हमें बाद में स्प्रे करना पड़ेगा उसका भी यूज घट जाता है। इसको बोलते हैं राइजोबियम इनोक्यूलेशन। राइजोबियम इनोक्यूलेशन। चलो क्लियर हो गया? ओके वेरी गुड। एज द नाइट्रोजन फिक्सेशन इंक्रीजेस। अब देखो, अभी हमें देखना है, जैसे हमने राइजोबियम का देखा, हमने ये लैक्टोबैसिलस का देखा था कि उसका शेप कैसा है, वही चीज हमको देखना है। तो हम क्या करेंगे, फेनुग्रीक का एक पेड़ लेंगे, उसको मस्त हाइड्रोजन पेरोक्साइड से धोएंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है भैया? तू इमेजिन कर तेरा फूट गया, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर तेरे को कोई लिक्विड डालता है ना पहले साफ करने के लिए, वही होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। अब देखो, तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इसको पहले हम लोग सर्टिलाइज करेंगे, धो लेंगे। उसके बाद हमें क्या करेंगे, इसको 4 से 5 मिनट तक इसको हम 70% इथील अल्कोहल दारू में रखेंगे। हाँ दारू में रखेंगे। ठीक है, ये और थोड़ा साफ हो जाए। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, हम उसको अच्छे से साफ कर लेंगे सर्टाइल वाटर से, मतलब एकदम साफ पानी जिसमें कोई भी मिनरल्स नहीं होगा, उससे हम इसको साफ कर लेंगे। और साफ करने के बाद हम क्या करेंगे, एक सेक्शन लेंगे रूट नोड्यूल का। रूट नोड्यूल मतलब इसके जो रूट के जो नोड्यूल्स है ना, उसका एक सेक्शन लेंगे ऐसे काट करके। ठीक है, और उसको क्या करेंगे, हम उसको एक ग्लास स्लाइड पे रखेंगे और उसके ऊपर फिर हम सैफरिन का स्ट्रेन डालेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा सा ये गिरा देंगे, और उसके बाद इस पे एक और ग्लास स्लाइड डालेंगे और फिर इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, पिंकिश रॉड शेप, पिंकिश रॉड शेप दिखेगा। यही है तुम्हारा राइजोबियम। तो हमें ये सब समझ में आ गया राइजोबियम का काम क्या है, इसका फिक्सेशन होता कैसे है, कितना इंपॉर्टेंट है, हमने सब समझ लिया। अब कुछ क्वेश्चन। फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट। सही बात है गलत बात है, तुम्हें कमेंट करके बताना है। तो चौथे का ट्रू है या फॉल्स है, लिख के बताओगे तुम। अच्छा, इन माइक्रोस्कोप राइजोबियम लुक्स लाइक, कैसा दिखता है? ओहो शर्मा गई का, जल्दी बताओ इसका आंसर। ओके ग्रेट। अगला और आखिरी वाला टॉपिक जिसमें काफी सारे धुआंधार वर्ड है, जिसको पढ़ने में मुझे बहुत तकलीफ हुआ, प्रैक्टिस करके आया हूं भाई, सच सच बता रहा हूं, लेकिन गलत पढ़ूंगा तो भाई समझ के माफ कर देना। तो देखो, ईस्ट, ये कोई माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक यूनिसेलुलर फंगी है। सबसे पहले फंगी है भैया, नहीं यूनिसेलुलर फंगी। ठीक है, ईस्ट सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसमें मैं नहीं डूबना, जैसे ऐसा डाल दिया फोटो। अब देखो, ईस्ट के नियर अबाउट 1500 डिफरेंट स्पीसीज है, अलग अलग प्रकार का मौजूद है। हाँ भैया 1500 प्रकार के मौजूद है। अच्छा यहाँ देखो, टेक ड्राई एक्टिविस्ट, मार्केट में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ये ड्राई एक्टिविस्ट लो और उसको एक बोतल में डाल दो, बोतल में थोड़ा सा चीनी भी डाल दो। भैया चीनी क्यों डाल रहे हैं? अरे खाएगा क्या हमारा ईस्ट, फंगी है रे ठीक है, तो थोड़ा सा चीनी भी डाल दो। उसके बाद क्या करो, उसमें ल्यूक वार्म वाटर डालो। भैया ल्यूक वार्म वाटर क्या होता है? ल्यूक वार्म वाटर मतलब होता है ना तो पानी बहुत गर्म है ना तो बहुत ठंडा है, एकदम आराम वाला पानी। हाँ मतलब थोड़ा सा एकदम प्यारा, लिखो मतलब प्यारा सा गर्म, समझो, प्यारा सा गर्म, एकदम ठंडा भी नहीं एकदम गर्म भी नहीं है, एकदम हल्का, मतलब तुम समझो यार, तुम समझो। ठीक है, तो ऐसा पानी इसमें डालेंगे, क्यों? अरे मर ना जाए हमारा फंगी अच्छा छोड़ो, तुम समझ गए। चलो तो ये डाल दो ल्यूकवार्म वाटर। उसके बाद इस पे बलून लगा दो। भैया बलून क्यों लगाना है? अब ये तो अजीब सी बात है। तो सुन तो सही मेरी बात तो सुन। तो बलून लगा इस बॉटल के माउथ पे, और उसका थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, 10 मिनट तक, बलून फूलने लगेगा। अरे भैया जादू अरे भैया जादू हो गया। ये बलून फूल क्यों रहा है अभी तुम्हें समझ में आएगा। तो बलून फूल गया, आप क्या करो, टेक सम लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एसिड बेस सॉल्ट। एक बार पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा ये क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, तो लाइम वाटर ले लो, थोड़ा सा लाइम वाटर लिए तुम। अब लाइम वाटर में क्या करो, इस बलून में जितना हवा है ना उसको उसमें छोड़ दो। मिक्स द ग्लास गैस एक्यूमुलेटेड इन द बलून विद लाइम वाटर। अब जब तुम इसको करोगे, अचानक से लाइम वाटर में होगा जादू, देखना अभी देखना। ठीक है, कलर बदल गया इसका, ये मिल्की हो जाएगा, टर्न मिल्की। अच्छा मुझे बताओ, लाइम वाटर मिल्की कब टर्न होता है? भैया जब कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। अरे एकदम सही, एकदम सही। ये प्रूव करता है द गैस इन द बलून वाज कार्बन डाइऑक्साइड। गैस कौन सा था बलून में? कार्बन डाइऑक्साइड था। समझ में आ गया तुमको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस था तुम्हारे बलून में, तो इसके लिए लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है, चलिए ग्रेट। टेक अ ड्रॉप ऑफ अ सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन का एक ड्रॉप लो, इसको एक ग्लास स्लाइड पे डालो और इसको देखो थोड़ा माइक्रोस्कोप में डाल के। हमको सबको देखना है माइक्रोस्कोप में, तो हमको ऐसा दिखता है, ईशो 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 ईशो। बीच बीच में ये क्या दिख रहा है भैया? जूम करके दिखाते तुमको। अरे भाई सब ई का है, ई ई ई अंडा दे रहा है का? बिल्कुल सही पकड़े, ये बर्ड है, बर्ड। ये क्या है? ये बर्ड है। तो देखो
सम ऑफ द ईस्ट सेल में हैव स्मॉल राउंड बॉडी अटैच टू देम, अंडा जैसा कुछ अटैच होगा छोटा छोटा सा, ये क्या होता है, दिस आर न्यू डॉटर सेल, ये नया ईस्ट है, डॉटर ईस्ट, उसका बच्चा ईस्ट, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। तो बेसिकली जो तुम्हारा ईस्ट था, जब उसमें तुमने चीनी विनी डाला था और उसको ऐसा पानी वानी डाल के छोड़ दिया, तो मस्त तुमने खाना पानी दिया, चीनी खाना था, पानी दे दिया, तो इसने क्या किया, बच्चा पैदा करना स्टार्ट कर दिया बड़ा होकर के, बहुत जल्दी बड़े हो गए। हाँ बिल्कुल, दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज बडिंग, इसके बारे में हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, लेकिन ईस्ट प्रोड्यूसेस बाय असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज बडिंग, ये हम याद रखेंगे। चलिए लेट्स मूव फर्दर। अभी देखो ईस्ट जो था हमारा, व्हाई डू ईस्ट मल्टीप्लाई सो फास्ट, ये पूछा जा रहा है, हमको पता है लेकिन फटफट देख लेते हैं। चलो, तो हमने चीनी दिया, हमने पानी दिया, ठीक है, शुगर एक्ट एज अ फूड, शुगर एक खाने का काम करती है, उसके लिए शुगर के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है बेसिकली, तो कार्बन कंपाउंड है, वो क्या करता है, खाने का काम करता है। ईस्ट डिपेंड ऑन दिस शुगर कंपोनेंट फॉर इट्स फूड, अब ये शुगर से ईस्ट क्या करता है, मस्त खाना पीना लेता है। अच्छा, इससे मतलब हमें समझ में आता है कि ईस्ट जो है वो शुगर से अपना खाना ले रहा है, मतलब ईस्ट खुद का खाना खुद नहीं बना पाता है, इसका मतलब ईस्ट क्या है, हेट्रोट्रॉप है। हेट्रोट्रॉप किसको बोलते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंड होता है खाने के लिए, तो ईस्ट क्या है, एक हेट्रोट्रॉप है। वेरी गुड। अब देखो ईस्ट का काम ईस्ट का क्या क्या काम होता है, तो मेकिंग ब्रेड, ईस्ट का काम है ब्रेड बनाने में। भैया कैसे बनाते हैं इससे ब्रेड, देखो बाय मेकिंग ब्रेड ईस्ट इज एडेड टू द फ्लोर, ये जो फ्लोर है, फ्लोर मतलब भैया आटा, उसको क्या करते हैं, उसमें ईस्ट डाल देते हैं, तो ईस्ट डाल के मस्त उसको सब ऐसा मिलाया जाता है, देख रहे हो तुम, while making bread yeast is added to the flour and then dough is prepared, तो डो मतलब आटा को साना जाता है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, डो बनाने का थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये बड़ा 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 हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन कॉज द डो टू राइज, तो ये डो ऐसा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। द डो इज यूज्ड टू मेक द ब्रेड, इस डो को करता है ब्रेड बनाने का काम होता है, और फिर इसको क्या करता है, इसको रख दिया जाता है हीट करने के लिए। व्हेन द डो इज बेक्ड मोर बबल्स ऑफ द गैस आर फॉर्म ड्यू टू द हीट, तो ऐसे छोटे छोटे होल दिखते हैं ना तुम्हें, दैट इज क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाह रहा है। और फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम रख देते हैं बेसिकली द गैस केप्स, अरे यार ये गजब ही कर रहा हूं मैं, ये गजब कर रहा हूं। चलो यहां पे रखना है हमको हीट के लिए, हम कब से हीट में रखने की कोशिश कर रहा है। आया फिर से करो, फिर से बिल्कुल एडिट नहीं करेंगे, तुम्हारा भाई फिर से बताएगा। सुनो चलो, वीडियो पीछे क्यों लेना, हम भी बता रहे वापस। अच्छा देखो क्या किया, ईस्ट को मिलाया, आटा बनाया, उसको मस्त गुदा, उसको छोड़ दिया, अब क्या होगा, बबल्स निकलेगा, वो बड़ा होते जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर दिया जा रहा है, डब में से निकलने की कोशिश, डो में से निकलने की कोशिश कर रहा है। द डो कैन बी यूज्ड टू मेक ब्रेड, इसी डो का हम ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन द डो इज बेक्ड, जब इस डो को बेक किया जाता है, मोर बबल ऑफ गैस आर फॉर्म ड्यू टू द हीट, तो थोड़ा सा हीट के कारण और बबल निकलते हैं और ये थोड़ा और फूल जाता है और बड़ा होता है। मेकिंग ब्रेड, अब देखो एज द गैस केप्स, जैसे जैसे ये गैस निकलता है, द ब्रेड राइजेस एंड बिकम सॉफ्ट एंड पफी, तो जैसे जैसे ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकलते जाएगा, ये ब्रेड और ज्यादा पफी बनता जाएगा और बड़ा बनता जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो द हीट during the making process, the heat during the baking process also evaporates the alcohol, तो बेसिकली इस प्रोसेस में थोड़ा सा अल्कोहल भी बनता है, तो जो हीट निकल रहा है ना उसको एवापोरेट कर देता है, तो एवापोरेट कर देता है, तो तुमको ब्रेड खाने में नशे नहीं होते भाई, नशे नहीं होते, समझ गए, सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं। ईस्ट जो है वो शुगर फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, शुगर से अल्कोहल इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड अलॉन्ग विद द शुगर, तो जब तुम चीनी बना रहे होते हो, यस जब तुम चीनी बना रहे होते हो तो साथ में दारू भी बन जाता है, अल्कोहल भी बन जाता है थोड़ा सा। तो देखो शुगर केन है, बेसिकली शुगर केन बनाने के टाइम क्या होता है, शुगर मोलासेस बनता है जो कि बहुत ज्यादा रिच होता है कार्बोहाइड्रेट में, साथ इसी शुगर मोलासेस से गुड़ बनाया जाता है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे चीजों को लेते हैं, शुगर मोलासेस वगैरह को लेते हैं, शुगर में जो भी हम मिक्सचर ले रहे हैं, और इसके अंदर सैक्रोमाइसिस, ठीक है, सेरीवीसी, इसको क्या बोलते हैं, सेरीवेसी, हाँ सेरीवेसी, ठीक है, उसको डाल देते हैं। अब देखो नाम मेरे को पढ़ने नहीं आता, ऑनेस्टली बताओ थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो उसको हम डाल देते हैं, ये एक प्रकार का ईस्ट है, इसके अंदर डाला जाता है, तो क्या होता है, हमें मिलता है इथिल अल्कोहल। इथिल अल्कोहल प्राइमरी प्रोडक्ट है, इथिल अल्कोहल दारू, इथेनॉल, तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है, तो ये एक प्राइमरी प्रोडक्ट मिलता है। अब ये जो है इसके अलावा तुम्हें स्टर, अदर अल्कोहल, स्पिरिट भी मिलता है, ये सारी चीजें भी तुम्हें मिलती है, बाय प्रोडक्ट है ये सब। देखो ये सब सेकेंडरी प्रोडक्ट है। ये जो तुम्हारे पास इथेनॉल मिला था तुम्हें, इथेनॉल जो मिला था इथिल अल्कोहल, ये एक इथिल अल्कोहल को इथेनॉल बोलते हैं, ये बात याद रखना। इथिल अल्कोहल इज आल्सो कॉल्ड एज इथेनॉल। ये क्या है, एक स्मोकलेस एंड हाई क्वालिटी फ्यूल है, ये एक स्मोकलेस और बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का फ्यूल है जो कि धुआं नहीं देता। इसके अलावा भैया अगर हमें अल्कोहल बनाना होगा तो हम मेज या फिर बार्ली का भी यूज कर सकते हैं, तो मेज इज आल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, दारू बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
कोई बात नहीं, यहां तक ठीक था। हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। विद द हेल्प ऑफ ईस्ट वाइन इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इन द ग्रेप्स लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो बेसिकली फल के अंदर जो शुगर होता है तब तो फल मीठा होता है, तो उन सब का इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने के लिए? क्या बनाने के लिए? वाइन बनाने के लिए। यस, वाइन पीने की इच्छा है, मत पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। इसके अलावा देखो, यही वही लिखा है यहाँ पे, देखो। और ईस्ट, अब ये देखो, इसका मैं बहुत प्रैक्टिस किया बोलने का, ठीक है। याओरिया ये क्या था? यारोविया, हाँ, यारोविया लिपोइटिका, हाँ, लिपोलिटिका जो भी है, तुम समझ रहे हो ना। देखो, ईमानदारी से बताया तुम्हारा भाई। तो ये जो एक ईस्ट है, ठीक है, एब्जॉर्ब्स द टॉक्सिन्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल। तो पाम ऑयल जो बनाया जाता है उसके अंदर कुछ टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो ये और या वो या रोविया लिपोलाइटिका, ये इसका इस्तेमाल करते, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। चलो ग्रेट। अच्छा, तो ये हो गया। यही जो तुम्हारा होता है बेसिकली, यही वाला, ठीक है, यही लोगों ने, यही वाला जो तुम्हारा होता है, ये एब्जॉर्ब करता है हैवी मेटल्स एंड मिनरल्स रिलीज्ड इन सम अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो लीड, ये सब जो कुछ हैवी मेटल्स होता है जो रिलीज होता है कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, उसको भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इतना ही नहीं, तुम्हें पता है ऑयल का स्पिल, अगर मान लो कि अभी समुद्र में कोई एक बड़ा सा जहाज है जो तेल लेके जा रहा है, तो तेल लेके जाते जाते अचानक से तेल गिर गया, ठीक है, इसके अंदर अचानक से तेल गिर गया, तो अब ये तेल को एब्जॉर्ब करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो इसके अगर तेल ऐसा रह जाएगा तो ऑक्सीजन जा नहीं पाता अंदर, इसके कारण ऐसा जानवर मर जाता है बहुत सारा, तो ये बहुत गलत बात है। तो देखो, ऑयल स्पिल्स आर क्लीन्ड विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया एल्केनिवोरेक्स, ठीक है, एल्केनिवोरेक्स, इसका इस्तेमाल करके इसके ऊपर जो ऑयल रहता है उसको साफ किया जाता है, बेसिकली खा जाता है ऑयल को। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का ईस्ट है। इसके अलावा ईस्ट सैक्रोमाइसिस इज ऑल्सो यूज। तो ये जो भी तुम्हारा ये होता है ना, बेसिकली जो तुम्हारा गंदगी वाला पानी है उसको साफ करने के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉल्यूटेंट अर्सेनिक, तो जो भी अर्सेनिक नाम का एक पॉल्यूटेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ये। तो इससे तुम्हें समझ तो आ रहा होगा कि ईस्ट कितना जरूरी है, एंड इट्स अ यूनिसेलुलर फंगस। ग्रेट, तो ये सब क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सब में हम लोगों ने अभी जो पीछे हमने 2-3 प्रोसेस देखा, ये सारे जो हमने 2-3 प्रोसेसेस देखे, ये सब क्या था? ये सब बेसिकली समाज को साफ कर रहे हैं, हम चीजों को साफ कर रहे हैं, किसी चीज का इलाज कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको क्या बोला जाता है? बायो रेमिडेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है बायो रेमिडेशन, कि जब तुम कोई भी बायोलॉजिकल चीज का इस्तेमाल करते हो किसी चीज को ठीक करने के लिए, बायो रेमिडेशन। देखो यार, मैं इन सब चीज को सही से रीड कर सकता हूं अगर मैं बहुत आराम से रीड करूं तो, लेकिन यार थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम होता है, पता नहीं, मेरी जीभ मोटी, मतलब जुबान थोड़ी मोटी है, तो आई कैन नॉट प्रोनाउंस मेनी थिंग। मतलब देखो, प्रोनाउंस को भी मैं गलत बोला, तो मैं काफी चीजों को प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ सही से। आई एम जस्ट वर्किंग ऑन इट, प्लीज आप लोग समझना। बाकी मैंने पूरी ईमानदारी से पढ़ाई है। एक मेरी छोटी सी कमजोरी को मेरी बदनामी न बनने देना। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी उसकी वैल्यू कर ले। अरे भाई, शायर बन गए। चलो लेट्स गो। भैया रुला दोगे क्या आप? देखो, छठा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बडिंग? कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? लगता यहीं से है आया। चलो ग्रेट, लेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज आर हेटेरोट्रॉप? कौन है वो? कौन है भैया? दोनों ऑप्शन सेम ही कॉपी पेस्ट किए हो, बहुत तेज हो। ओके, तो यहां पे आज का लेक्चर होता है खत्म। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप पुराने हो तो सब्सक्राइब तो ऑलरेडी कर लिया, दूसरे का शेयर करो कि वो भी सब्सक्राइब कर सके। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो लाइक करो, ठीक है। तुमको जो करना वो करो, लेकिन पढ़ाई करना कंपलसरी है। डिस्क्रिप्शन में बाकी चैप्टर्स के लिंक है, अनअकैडमी वाला प्रोफाइल है, वहां पे आ सकते हो। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, जो आने वाला है उद्या, मतलब कल। थैंक यू सो मच। बाकी चैप्टर्स के भी लिंक है। अपना ख्याल रखो। हैप्पी लर्निंग।